वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज़ के कुछ और टॉपिक कवर करवाऊंगी। कुछ पार्ट हम इस चैप्टर का ऑलरेडी कर चुके हैं 3 वीडियोस के अंदर और ये 4th पार्ट है। लेट बी स्टार्ट। एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक। कि स्टॉक के अंदर कुछ ऐसा प्रॉफिट होता है जो अभी तक हमने रियलाइज़ नहीं किया, अगर वो इंक्लूड है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स सेल करी हुई थी और वो जो सेल किया हुआ था वो कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पर था, मीन्स प्रॉफिट पर सेल करा हुआ था। अगर वो सेकंड कंपनी के पास अभी अनसोल्ड है तो पहली कंपनी के लिए जो प्रॉफिट ये हुआ होगा ये अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर हम दोनों के स्टॉक को ऐड करके दिखाते हैं। तो जब हम सेकंड कंपनी के स्टॉक को दिखाएंगे तो हम सेलिंग प्राइस पर दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे लिए तो कॉस्ट प्राइस ही है। दैट मीन्स जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी अर्न किया था वो एक्चुअल में हमने अर्न नहीं किया, वो हमारा अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ। तो इसका हमें ट्रीटमेंट करना होता है। लाइक अगर दो कंपनीज़ हैं एच और एस, होल्डिंग और सब्सिडरी। एच ने एस को सेल किया। जब ये गुड्स को सेल किया तो इनकी जो कॉस्ट थी वो थी 10,000 की और इसका जो सेलिंग प्राइस था वो 12,000 का था, मीन्स 2,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर अभी ये गुड्स 12,000 की एस के पास अनसोल्ड पड़ी है तो एच के लिए तो ये गुड्स 10,000 की थी और एस के लिए कितने की हुई, 12 की। एस की बुक में ये 12,000 पर शो हो रही होंगी, लेकिन एच के लिए एक्चुअल में ये जो गुड्स हैं वो 10,000 की है। तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, जो 2,000 का प्रॉफिट एच के लिए पहले हुआ था लेकिन एक्चुअल में ये रियलाइज़ नहीं हुआ, तो उस केस में इस 2,000 का हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो इस 2,000 का ट्रीटमेंट करने के लिए फर्स्ट टाइम तो हमें इसे अनसोल्ड स्टॉक में से 2,000 रुपीज़ को डिडक्ट करना होगा बैलेंस शीट के अंदर, कि जो हमारा प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड गुड्स होता है, जितना हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक है तो हमें उसमें से डिडक्ट करना होगा। और सेकेंड टाइम क्योंकि प्रॉफिट अभी तक हमने रियलाइज़ किया ही नहीं है तो हमें इसको होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से, या जो भी अगर सब्सिडरी का है तो उसके प्रॉफिट में से हमें डिडक्ट करना होगा। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है। स्टॉक में से माइनस करने का मेन रीज़न क्या है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें दोनों कंपनीज़ के स्टॉक को ऐड करके दिखाना है। तो एस कंपनी में या एच में जो गुड्स सेल की होंगी तो वो ज़्यादा अमाउंट पर शो हो रही होंगी, तो हमें उनको एक्चुअल लेवल पर लेकर आना है। इसलिए जितना अनरियलाइज प्रॉफिट था, जो अनसोल्ड गुड्स के ऊपर प्रॉफिट था, तो उसे हमें डिडक्ट करना होगा। और सेकेंड टाइम क्योंकि ये प्रॉफिट अभी तक हमने रियलाइज़ किया ही नहीं है, अभी तक उन गुड्स को सेल किया ही नहीं गया, दैट मीन्स ये हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है, लेकिन ऑलरेडी इसको हमने अपने प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड कर लिया होगा। तो सेकेंड टाइम इसको हमें प्रॉफिट में से भी माइनस करना होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में इस क्वेश्चन के अंदर एच और एस की बैलेंस शीट हमें गिवन है। एस कंपनी की शेयर कैपिटल, रिजर्व, P&L का बैलेंस है। तो हमें जब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कंप्यूट करना है तो हमें इन सबको कंसिडर करना होगा। इन्वेस्टमेंट 75% गिवन है। अगर 75% शेयर ही होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए हैं तो बाकी जो 25% शेयर्स हैं वो सब्सिडरी कंपनी के माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, तो उसकी कैलकुलेशन हमें अलग से करनी होती है। नेक्स्ट हमें फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, अदर करंट एसेट्स दोनों कंपनीज की गिवन है। शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2003। 2003 जुलाई में एक्वायर किए गए। अकाउंटिंग ईयर हमारा 31 मार्च 2004 को ख़त्म हो रहा है। मीन्स ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 3 और इसका एंड हुआ 31 मार्च 4 को। शेयर्स को एक्वायर किया गया 1 जुलाई 3 को। तो इससे पहले वाला जो टाइम ड्यूरेशन होगा ये प्री पीरियड है और इसके बाद का जो टाइम है वो पोस्ट पीरियड है। अप्रैल, मई, जून 3 मंथ का हमारा प्री पीरियड हुआ और 9 मंथ का पोस्ट पीरियड है। तो हमें दोनों का अलग अलग प्रॉफिट कंप्यूट करना होगा। नेक्स्ट हमें ड्यूरिंग एस लिमिटेड का प्रॉफिट गिवन है। ये ड्यूरिंग द ईयर, ऑलरेडी हमें करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो हमें कुछ और मिसिंग अमाउंट होगी जो हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी। जनवरी 1 को 2004 में एस लिमिटेड ने एच को गुड्स सेल की थी, 30,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी और इसको सेल किया गया था 40,000 में। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर लाइंग अनसोल्ड इन द गोडाउन ऑफ एच लिमिटेड। अभी तक जो ये स्टॉक है
इसको हमने सारा का सारा सेल नहीं किया है, आधा स्टॉक अभी भी एच लिमिटेड के गोडाउन में अनसोल्ड पड़ा हुआ है। तो इस केस में एस ने एच को सेल किया था। तो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें बिगनिंग का प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हम क्लोजिंग प्रॉफिट के बेस पर और ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हम बिगनिंग वाला प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमने जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, ये बैलेंस शीट के अंदर ही था, तो ये हमने डेबिट में दिखा दिया। बिकॉज प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हम डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो अब जो प्रॉफिट हमने कंप्यूट किया दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, 1 लाख का हमारे पास ओपनिंग प्रॉफिट था। इसका यूज़ हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए करेंगे। लेकिन इससे पहले जो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। प्री पीरियड का प्रॉफिट और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। प्री पीरियड का प्रॉफिट 3 मंथ का होगा और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट 9 मंथ का होगा। तो 50,000 का हमने 3/12 किया, दैट इज़ 12,500, और 50,000 का हमने 9/12 किया, दैट इज़ 37,500। अब हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट करना है, तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लेना होगा, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस लेना होगा। जनरल रिजर्व का ऑलरेडी हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था, तो हम ये अज्यूम करेंगे जितना बैलेंस हमारे पास बिगनिंग में था उतना ही एंड में है। तो जो जनरल रिजर्व का बैलेंस हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, तो वही हमारा ओपनिंग भी बैलेंस होगा और क्लोजिंग भी बैलेंस होगा। दैट मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं की है। तो 1 लाख जनरल रिजर्व में चला जाएगा। इसके बाद करंट ईयर का जो हमारा प्री पीरियड का प्रॉफिट था, तो उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमें पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कंप्यूट करना है, तो पोस्ट प्रॉफिट तो हमें गिवन ही है, तो इसके अंदर हम होल्डिंग कंपनी का शेयर कंप्यूट करेंगे। इसके बाद हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए अमाउंट पेड और अमाउंट ड्यू का डिफरेंस कंप्यूट करना होगा। पेड हमें बैलेंस शीट के अंदर ही गिवन है, 75% की जो इन्वेस्टमेंट है तो वही हमारी अमाउंट पेड हो जाएगी। ड्यू कंप्यूट करने के लिए सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करके उसमें हमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कंप्यूट करना होगा। तो हमारे पास जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उसकी शेयर कैपिटल 3 लाख की है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अभी हमने कंप्यूट किया 212500, तो इन दोनों का हम 75% कंप्यूट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास अमाउंट ड्यू आ जाएगी। अब हमें अमाउंट ड्यू और अमाउंट पेड का कंपैरिजन करना है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अमाउंट ड्यू कम है, पेड ज़्यादा है, तो जब भी पेड ज़्यादा होती है तो डिफरेंस गुडविल होता है। गुडविल को हमें बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो करना है, तो बैलेंस शीट में हम इसको गुडविल को एसेट में दिखाएंगे, दैट इज़ 15,625। तो ये हमने गुडविल को शो कर दिया। नेक्स्ट अब हम आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की शो करनी है। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कंप्यूट करने के लिए सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करके और इसके अंदर हमें माइनॉरिटी का शेयर कंप्यूट करना होगा। तीनों वैल्यूज़ हमारे पास है। शेयर कैपिटल 3 लाख की है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अभी हमने कंप्यूट किया था, पोस्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। इन तीनों को ऐड करेंगे उसका 25%, क्योंकि अगर होल्डिंग के पास 75% शेयर हैं तो रिमेनिंग 25% सब्सिडरी कंपनी का माइनॉरिटी के पास है। तो इन सबको ऐड करके 137500 ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। इसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के फॉर्म में दिखाएंगे। रिजर्व हमें होल्डिंग कंपनी का ही शो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होल्डिंग कंपनी का दिखाएंगे। इसके अंदर हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर होल्डिंग कंपनी का शेयर ऐड कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट 37500 था, इसका हमने 75% कंप्यूट किया 28125, तो इसको हमने ऐड करना है। इसके बाद अगला स्टेप हमें क्या करना है कि जो प्रॉफिट हमने जो हमारे पास हमें क्वेश्चन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि 30,000 के गुड्स को 40,000 में सेल किया, दैट मीन्स 10,000 का प्रॉफिट हुआ। जो ये गुड्स हैं इसका अभी भी हाफ जो है इसका अनसोल्ड है, तो 10,000 का जो प्रॉफिट एक्चुअल में हमें नहीं हुआ है,
तो इसका क्योंकि हाफ को सेल हमने नहीं किया तो हमें हाफ प्रॉफिट ही कंप्यूट करना होगा, और जो ये हाफ प्रॉफिट आएगा वो हमारे लिए अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। इस अनरियलाइज प्रॉफिट को एक बार हमें स्टॉक में से डिडक्ट करना होगा और सेकेंड टाइम हम प्रॉफिट में से भी माइनस करेंगे। तो हम क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर हमने प्रॉफिट को शो कर दिया तो हम अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। 10,000 का 50%, 5,000 का ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो इसको हमें डिडक्ट करना है इस अमाउंट में से। तो रिमेनिंग जो बैलेंस है वो हम एक्सटर्नल कॉलम में दिखा देंगे। लाइबिलिटीज़ दोनों की ऐड करके दिखाएंगे, और यही जो सेम हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है इसको हमें स्टॉक में से भी डिडक्ट कर देना है। एक बार तो हम लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे, सेकेंड टाइम हम स्टॉक में से भी माइनस कर देंगे। इसके बाद हम एसेट पे आते हैं। एसेट में दोनों के एसेट को ऐड करके दिखाएंगे, स्टॉक ऐड करके दिखाएंगे। अनरियलाइज को डिडक्ट कर दिया, देन गुडविल को हमने शो किया, और एसेट्स को हम दोनों की ऐड करके दिखाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग। एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग का मतलब क्या होता है, लाइक अगर एक कंपनी जो कंपनीज के पूरे ग्रुप में है और वह दूसरी कंपनी के साथ डील करती हैं, तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि दोनों के बैलेंस शीट के अंदर कुछ कॉमन अकाउंट्स होते हैं और इनको फिर हमें एलिमिनेट करना होगा। लाइक अगर एच और एस की हम बात करें कि एच ने एस को गुड्स सेल किया था और वो गुड्स क्रेडिट पर सेल किया गया था, तो एच के लिए एस डेटर होगा और एस के लिए एच क्रेडिटर होगा। एच एस को अपनी बुक्स में डेटर के फॉर्म में शो करेगा और एस एच को अपनी बुक में क्रेडिटर्स की तरह शो करेगा। तो ये कॉमन अकाउंट है। जब हम इनकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाएंगे, तो हमें इस तरह के आइटम्स को एलिमिनेट करना होगा। तो इसके अंदर डेटर क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। लाइक एच ने एस को कोई बिल दिया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, BR था या BP है, तो एक के लिए BR होगा और सेकंड कंपनी के लिए वो BP होगा। तो इसको भी हमें एलिमिनेट करना होगा। लोन हो सकते हैं, एच ने एस को कोई लोन दिया है तो एस के लिए वो लोन लाइबिलिटी की फॉर्म में होगा, एच के लिए वो लोन एसेट की फॉर्म में होगा, तो इसको भी हमें एलिमिनेट करना होगा। करंट अकाउंट के बैलेंसेस हो सकते हैं, तो इन सारी आइटम्स को हमें एलिमिनेट करना होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम इन कॉमन अकाउंट्स को एलिमिनेट करते हैं। जब म्यूचुअल ओइंग्स को हमें एलिमिनेट करना होता है, लाइक कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया है या जो बिल हमने थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया है, तो उनका कैंसिलेशन नहीं होता क्योंकि वो अब हमारे पास नहीं है। आई रिपीट कि जो बिल हमने थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिए हैं, जिनका एंडोर्समेंट हो चुका है, या जिन बिल्स को हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, तो इन बिल को कैंसिल नहीं किया जा सकता, इनकी कैंसिलेशन नहीं होती है। तो इनके अलावा जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं तो उनकी कैंसिलेशन की जाती है। इलस्ट्रेशन 18, 31 मार्च 2005 को हमें बैलेंस शीट एच और एस की गिवन है। बैलेंस शेयर कैपिटल रिजर्व P&L के 1 अप्रैल 4 के बैलेंस भी है और प्रॉफिट फॉर 2004-05 का भी है। जो ये 1 अप्रैल 4 का बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, और क्योंकि फॉर द ईयर है दैट मीन्स ये हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो इसका हम फर्दर यूज़ करेंगे प्री और पोस्ट कंप्यूट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट 70% शेयर है, अगर 70% है तो ऑब्वियस है कि 30% शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा। देन एसेट्स की वैल्यू गिवन है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। एस लिमिटेड के शेयर्स 31 अगस्त को एक्वायर किए गए, दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हुआ, तो हमें पूरे ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा प्री एंड पोस्ट का। प्री पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त 2004 का होगा, दैट इज़ 5 मंथ, और रिमेनिंग जो बचेगा टाइम ड्यूरेशन दैट इज़ 7 मंथ। तो 5 और 7 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर फर्स्ट और एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, 1 जनवरी 2005 को एच ने एस को गुड्स सेल की थी 50,000 की और 80 में सेल की थी, दैट मीन्स 30,000 का प्रॉफिट हुआ था। These goods are still unsold with the S Limited। ये सारी की सारी गुड्स अभी भी अनसोल्ड हैं। अगर ये अनसोल्ड है तो दैट मीन्स इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड है, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें कंप्यूट करना होगा। हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। अगर हम सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा।
हमने 80 में से 50 को डिडक्ट किया, 30,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि सारा का सारा स्टॉक ही हमारा अनसोल्ड है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ वो हमारे लिए अनरियलाइज प्रॉफिट है। इस अनरियलाइज प्रॉफिट को हमें एक बार बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होगा, और जो रिमेनिंग ये हमारे लिए अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, और सेकेंड टाइम हमें इसे एसेट साइड में स्टॉक में से भी डिडक्ट करना होगा। तो इसके अंदर जो अनसोल्ड स्टॉक की बात हुई है, सॉरी, इसके अंदर ये बोला गया है कि सारा का सारा स्टॉक अनसोल्ड नहीं है, रादर 75% स्टॉक जो है वो अभी भी अनसोल्ड है। तो हमें पूरा कंप्लीट प्रॉफिट कंसिडर नहीं करना है, हमें इस प्रॉफिट का 75% लेना है। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो हमने कंप्यूट किया 30,000 का, तो इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट 75% का होगा। तो 22500 ये अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ। अनरियलाइज प्रॉफिट को हम एक बार स्टॉक में से डिडक्ट करेंगे और एक बार हमें इसको प्रॉफिट में से भी माइनस करना है। इसके बाद है ऑन अकाउंट ऑफ दीज गुड्स क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ओइंग टू एच लिमिटेड। तो इसके क्रेडिटर्स में जो एस के क्रेडिटर्स हैं 20,000 ऐसे हैं जो एच को देने हैं। मीन्स एच की बुक्स में 20,000 एज डेटर शो हो रहा होगा और एस की बुक में 20,000 एज क्रेडिटर शो हो रहा होगा। तो ये म्यूचुअल ओइंग है, तो इसको हमें कैंसिल करना होगा। जितने भी कॉमन अकाउंट है उनकी कैंसिलेशन होती है। तो कैंसिलेशन हम कैसे करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर हमें 20,000 लाइबिलिटी और एसेट दोनों तरफ से डिडक्ट करने होंगे। क्रेडिटर्स में से भी 20,000 को माइनस करेंगे और हम डेटर में से भी 20,000 को डिडक्ट करेंगे। तो म्यूचुअल ओइंग डेटर और क्रेडिटर्स दोनों में से डिडक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर 20,000 हमने क्रेडिटर्स में से डिडक्ट कर दी है और सेकेंड टाइम इसी 20,000 को हमने डेटर में से भी माइनस करना है। म्यूचुअल ओइंग हमेशा डिडक्ट होती हैं। एक पर्सन के लिए वो क्रेडिटर्स थे और सेकेंड पर्सन के लिए वो डेटर हैं। सेकेंड जो केस है, आउट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ एस लिमिटेड 70,000 आर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। जो एस लिमिटेड की एक्सेप्टेंस है, मीन्स एस लिमिटेड ने बीपी दिया है, बिल्स पेबल दिए हैं एच को 70,000 के, इनमें से 30,000 के जो बिल हैं एच लिमिटेड ने वो एंडोर्स कर दिए थे। अगर ये एंडोर्समेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना होती तो 70,000 का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था वो दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाता। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि जो बिल एंडोर्स हो जाते हैं या जिन बिल्स को डिस्काउंट करवा लिया जाता है तो उनकी कैंसिलेशन नहीं होती है। तो कैंसिलेशन हमें जस्ट 70 माइनस 30 40,000 की करनी पड़ेगी। तो इस 40,000 को हम बैलेंस शीट के अंदर दोनों तरफ एज वेल एज लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों तरफ से हमें डिडक्ट करना होगा। लाइबिलिटी साइड में हम बिल्स पेबल में से माइनस करेंगे। बिल्स पेबल हमें एच के 1 लाख के गिवन है, एस के 2 लाख के गिवन है, तो हमने 40,000 की म्यूचुअल ओइंग को डिडक्ट कर दिया। रिमेनिंग बैलेंस हमने एक्सटर्नल कॉलम में दिखाया। इन द सेम वे एसेट साइड में भी हमें एस और एच के दोनों के जो बी आर्स हैं उनको हमने ऐड किया और म्यूचुअल ओइंग 40,000 को हमने डिडक्ट कर दिया और रिमेनिंग बैलेंस हम लोग एक्सटर्नल कॉलम में दिखाएंगे। इसके बाद बाकी जो सारा क्वेश्चन है वो सेम ही होगा। लाइक हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट करना है, पोस्ट कंप्यूट करना है। तो प्री ओपनिंग प्रॉफिट हमें गिवन है, जनरल रिजर्व भी गिवन है, करंट ईयर का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है 1,25,000 का। तो इन तीनों को ऐड करके हमारे पास प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्लोजिंग प्रॉफिट नहीं था, तो हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस के क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट किया। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था, करंट ईयर का प्रॉफिट भी हमारे पास था, इन दोनों को हमने ऐड किया। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे पास क्लोजिंग प्रॉफिट की होगी। नेक्स्ट हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट किया। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, माइनॉरिटी और होल्डिंग कंपनी का। फिर अमाउंट पेड अमाउंट ड्यू का कंपैरिजन होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि पेड ज़्यादा है ड्यू कम है तो गुडविल आएगी और गुडविल को हमने बैलेंस शीट में शो करना है एसेट साइड में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करेंगे और उसमें हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर का शेयर कंप्यूट करेंगे 30%। तो वहाँ से हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा और इसको हमने बैलेंस शीट में दिखाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 19 के अंदर हमें एस और एच की बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 1995।
रिज़र्व के बैलेंस हमें बिगनिंग के गिवन है 1 अप्रैल 1994। तो ये जो दोनों रिज़र्व हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। P&L के ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, और क्योंकि 94 95 की बात हो रही है तो ये जो प्रॉफिट है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है। ये हमारे पास ओपनिंग प्रॉफिट गिवन है और ये करंट ईयर का है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग प्रॉफिट हमें गिवन नहीं होगा तो हम इन दोनों की हेल्प से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाकर क्लोजिंग प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। देन हमें क्रेडिटर्स बिल्स पेबल गिवन है। इन्वेस्टमेंट अब हमें परसेंटेज की फॉर्म में नहीं है, रादर हमें शेयर्स की फॉर्म में गिवन है। तो एस कैश 8000 शेयर को एच ने एक्वायर किया। आप यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और वो कंप्यूट करने के लिए हम शेयर कैपिटल को शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अगर हम 10 लाख को 100 से डिवाइड करते हैं तो दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर 10,000 का हुआ। अब हमें कंप्यूट करना है एक्विजिशन परसेंटेज। तो इसके लिए जितने शेयर को एक्वायर किया गया इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल शेयर के साथ और इंटू 100 होगा। 8000 शेयर को एक्वायर किया, 8000 अपॉन 10,000 इंटू 100, दैट मीन्स 80% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, तो रिमेनिंग 20% शेयर सब्सिडरी कंपनी के पास होंगे। और इस जो सब्सिडरी कंपनी है इसकी नेचर कैसी है, ये पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, ना कि होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट पर आते हैं। 1 अप्रैल 1994 को शेयर्स को एक्वायर किया गया। तो ये बिगनिंग में ही एक्वायर किया गया था। बिगनिंग में एक्वायर करने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा। अगर 1 अप्रैल को कोई बैलेंसेस हमारे पास है तो वो हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट है BR में 10,000 के ऐसे बिल हैं जो एस ने एक्सेप्ट करे हैं। मीन्स एस के लिए 10,000 के बिल्स पेएबल है और एच के 10,000 के लिए बिल्स रिसीवेबल है। तो इन 10,000 को हम BR और BP दोनों में से डिडक्ट कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो हमने बिल्स पेएबल में से भी 10,000 को डिडक्ट कर दिया और एसेट साइड में BR में से भी हमने 10,000 को माइनस किया। तो BR और BP दोनों में से हमने 10,000 को डिडक्ट कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी दैट वाज डेटर ऑफ H लिमिटेड इंक्लूड 50,000 ड्यू फ्रॉम S लिमिटेड। H के डेटर में 50,000 के ऐसे हैं जो S से लेने हैं। तो अगेन 50,000 का ट्रीटमेंट भी सेम होगा। 50,000 को डेटर और क्रेडिटर दोनों में से डिडक्ट करना होगा। ये म्यूचुअल ओइंग है, कॉमन अकाउंट है, इसकी कैंसिलेशन होती है, इसको एलिमिनेट किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर से। स्टॉक ऑफ S लिमिटेड इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम H लिमिटेड फॉर 60,000 विच वर इनवॉइस्ड बाय H लिमिटेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ये जो एडजस्टमेंट है ये पहले के से कुछ अलग हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर आपको पहले से ही इनवॉइस प्राइस गिवन है। मीन्स इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, और ये जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड करने के बाद है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस कंप्यूट करना पड़ेगा। तो हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ का है, और अगर प्रॉफिट 25% का हुआ तो प्रॉफिट 25 का हुआ। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125। अगर सेलिंग प्राइस 125 है तो कॉस्ट कितनी हुई 100 की, और अगर सेलिंग प्राइस 60,000 का है तो हम कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे 100 अपॉन 125 इंटू 60,000, तो वहाँ से कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। फिर हम प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कंप्यूट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम पहले कॉस्ट कैलकुलेट करें और फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। ये सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि हम डायरेक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर ले। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास 125 का है तो प्रॉफिट कितना हुआ 25 का, और अगर सेलिंग प्राइस अगर सेलिंग प्राइस 60,000 का जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है वो हम उसके बेस पर हम कंप्यूट कर सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट हुआ दैट इज़ 12,000 का। तो जो 12,000 का प्रॉफिट है वो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट होगा अगर हमने सारे के सारे स्टॉक को सेल नहीं किया होगा। तो हम ये चेक करते हैं कि कितना जो स्टॉक था वो अनसोल्ड था।
तो यहाँ सारा का सारा ही स्टॉक हमारा अनसोल्ड ही है, क्योंकि इसके अंदर एस के स्टॉक में गुड्स परचेज लिखी हैं जो एच से परचेज की थी। तो जो हमारे पास ये प्रॉफिट आएगा इसको हमें दो तरह से ट्रीटमेंट करना होगा। एक बार हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को, और सेकेंड टाइम इसको हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमें बैलेंस शीट में से डिडक्ट करना होगा। हमने 12,000 का कंप्यूट किया, ये रॉन्ग है, तो 12,000 का जो प्रॉफिट होगा वो हमें यहाँ से डिडक्ट करना होगा, और सेकेंड टाइम हम इसको स्टॉक में से भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इसके अंदर हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम प्री और पोस्ट पीरियड कंप्यूट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि प्री पीरियड 0 मंथ का है, तो सारा का सारा पोस्ट पीरियड होगा। क्योंकि क्लोजिंग प्रॉफिट गिवन नहीं था तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन बनाकर क्लोजिंग प्रॉफिट को कंप्यूट किया, वो हमारे पास 1,40,000 का हुआ। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 80,000 का है। करंट ईयर के प्रॉफिट में हमने 12 मंथ का कंप्यूट किया, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट होगा। ओपनिंग प्रॉफिट और ओपनिंग जनरल रिजर्व के बेस पर हम प्री पीरियड का प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं, और पोस्ट प्रॉफिट ही हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हमें अमाउंट ड्यू को कंप्यूट करना है। अमाउंट पेड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ड्यू कंप्यूट करने के लिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट को ऐड करना होगा, और इसके अंदर हमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कंप्यूट करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट इन तीनों को ऐड करना है, और इसके अंदर माइनॉरिटी का शेयर कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारे पास माइनॉरिटी का शेयर आ जाएगा, और इसको हम बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के बाद शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले शेयर कैपिटल को दिखाया, ये शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की होगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने कंप्यूट किया। कैपिटल रिजर्व ये कहाँ से आएगा, क्योंकि अमाउंट ड्यू ज़्यादा है पेड कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ये होल्डिंग कंपनी का है। इसके अंदर हमने रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू का मतलब जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट था, इसका हमने 80% यहाँ ऐड करना है, और जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 12,000 का वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। देन क्रेडिटर्स दोनों कंपनी के दिखाएंगे, इसमें से म्यूचुअल ओइंग को हमने डिडक्ट कर दिया। बीपी दोनों कंपनीज के दिखाएंगे म्यूचुअल ओइंग को माइनस करने के बाद। सेम ट्रीटमेंट हमारा एसेट साइड में भी होगा। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की ऐड करके, एसेट्स को हमने ऐड करके दिखाया दोनों कंपनीज की। स्टॉक में से हमने अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस कर दिया। डेटर्स और बीआर में से म्यूचुअल ओइंग को डिडक्ट किया। तो इस तरह से दोनों जो बैलेंस शीट है उसका दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है डिबेंचर इन सब्सिडरी कंपनी, कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के डिबेंचर को भी एक्वायर किया हुआ है तो इसका भी ट्रीटमेंट म्यूचुअल ओइंग की तरह ही होता है। तो इसके अंदर हम दोनों तरफ से डिबेंचर को एलिमिनेट कर देते हैं। इस बैलेंस शीट के अंदर हमें शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व P&L के बैलेंसेस नहीं है। डिबेंचर हैं 14% डिबेंचर थे एस लिमिटेड के, क्रेडिटर्स हैं। तो जो हमें एसेट में गिवन है, इन्वेस्टमेंट को एक्वायर किया है 15,000 शेयर को, और 14% डिबेंचर को भी एक्वायर किया है। 14% के डिबेंचर भी इनके पास है। तो मैं सारे के सारे जो डिबेंचर हैं वो एस लिमिटेड के एच लिमिटेड ने टेक ओवर करे हुए हैं। इसके बाद हैं एसेट्स के बैलेंसेस हमारे पास है। P&L का बैलेंस ये हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, क्योंकि ये एसेट साइड में गिवन है। जब एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है तो वो हमारे लिए लॉस होगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, और हमें पता है कि P&L का डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस को डिनोट करता है। नेक्स्ट है शेयर 1 अगस्त को एक्वायर किए गए, तो यहाँ से हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड को कंप्यूट कर दिया। ये 4 और 8 मंथ का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 1 अप्रैल 2000। स्टार्टिंग में भी डेबिट बैलेंस था 15 लाख का। ड्यूरिंग जून 2000 गुड्स 60,000 की थी, ये डिस्ट्रॉयड बाय फायर था, जिसमें से इंश्योरर ने हमें सिर्फ 20,000 का क्लेम पे किया। तो ये लॉस बाय फायर हो गया 60,000 का। एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स में 2 लाख के ऐसे क्रेडिटर्स इंक्लूड है जो एच ने उसको सप्लाई किए थे और जिसके ऊपर 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। जो ये 20,000 का प्रॉफिट है ये हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट होगा अगर सारी की सारी गुड्स अनसोल्ड है। लेकिन
इसके अंदर हाफ ही गुड्स जो है वो अनसोल्ड है, दैट मीन्स इसका हाफ हम कंप्यूट करेंगे और 10,000 का हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस यहाँ शो किया। ओपनिंग बैलेंस को हमने यहाँ क्यों शो किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास लॉस था। क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस तरफ आएगा, ये ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं अगर लॉसेस होते हैं, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। तो क्लोजिंग 10 लाख का हुआ। करंट ईयर का प्रॉफिट अभी हमें कंप्यूट करना है। हमें लॉस बाय फायर, क्योंकि ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, तो आपको P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर शो करनी होगी लॉस बाय फायर। एक्चुअल में हमें जो लॉस बाय फायर हुई थी दैट वाज 60,000 की, लेकिन इसमें से 20 का क्लेम हमें मिल गया, तो हमें एक्चुअल लॉस कितना हुआ 40,000 का। ये जो एक्चुअल लॉस है इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे 40,000 का। अब हमने दोनों तरफ का डिफरेंस कंप्यूट किया और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। करंट ईयर के प्रॉफिट को हमने बैलेंसिंग फॉर्म में दिखा दिया और इस प्रॉफिट को हम प्री और पोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। प्री पीरियड 4 मंथ का था और पोस्ट पीरियड 8 मंथ का है, तो हमने 4/12 और 8/12 किया। अब हमें प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कंप्यूट करना है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का हमने ओपनिंग बैलेंस लिया, क्योंकि वो लॉस था तो हमने इसको माइनस में लिया। करंट ईयर का प्रॉफिट भी हमने लेना है, क्योंकि लॉस बाय फायर हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, तो इसको भी हमें डिडक्ट करना होगा और ये नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, तो ये प्री एक्विजिशन का जो प्रॉफिट ना होने की बजाय ये प्री एक्विजिशन का लॉस होगा। इसके बाद हम कंप्यूट करेंगे पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट। तो ये डायरेक्ट यही जो प्रॉफिट हमने 8 मंथ का कंप्यूट किया, ये हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमें अमाउंट पेड अमाउंट ड्यू का कंपैरिजन करना है। पेड हमें गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर। ड्यू कंप्यूट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट गिवन होता तो हमने ऐड करना था, लेकिन क्योंकि लॉसेस गिवन है तो लॉसेस को हम माइनस करेंगे। वो डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका हमने 75% कंप्यूट किया। तो अगेन इस क्वेश्चन के अंदर पेड ज़्यादा है, ड्यू कम है, तो गुडविल आ गई और गुडविल को हमने बैलेंस शीट के एसेट में शो करना है। अब हम आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हमने जो 3 वैल्यूज़ हम कंप्यूट करते हैं, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट है, इन तीनों को ऐड करके हम इसके अंदर माइनॉरिटी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो वो 25% का है। ये कंप्यूट करने के बाद 2,50,000 ये हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा और इसको हमने बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के बाद शो करना है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जो है वो होल्डिंग कंपनी की दिखाएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने कंप्यूट किया। जनरल रिजर्व शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की होगी और जनरल रिजर्व भी होल्डिंग कंपनी की होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस भी होल्डिंग कंपनी का आएगा। इसमें जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर होल्डिंग का शेयर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अभी हमने कंप्यूट किया। ऊपर एडजस्टमेंट में गिवन था कि 20,000 के प्रॉफिट पर सेल किया गया था। हाफ गुड्स अभी अनसोल्ड है तो हमने 20,000 का हाफ किया। 10,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो हमें यहाँ से माइनस करना होगा। हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पर आते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो लाइबिलिटीज़ हैं डिबेंचर हमारे पास डिबेंचर जो हैं वो एस और एच दोनों की बुक में है। एस के डिबेंचर 10 लाख के थे और इनको 6 लाख में एक्वायर किया हुआ है, तो ये म्यूचुअल ओइंग है। म्यूचुअल ओइंग के लिए हमें 10 लाख में से 6 लाख को माइनस करके दिखाना है, क्योंकि 10 लाख में से 6 के डिबेंचर अगर होल्डिंग कंपनी के पास है तो 10 और 6 ये 10 और 6 दोनों एक ही आइटम को दिखा रहे हैं। 10,000 के अंदर ही 10 लाख के अंदर ही 6 लाख पहले से इंक्लूड है, तो इंक्लूड होने की वजह से हमें 6 लाख को डिडक्ट करना होगा और रिमेनिंग 4 लाख को हम एक्सटर्नल कॉलम में दिखाएंगे। क्रेडिटर्स दोनों के ऐड करके दिखाएंगे। क्रेडिटर्स के अंदर जो म्यूचुअल ओइंग थे 2 लाख की वो हमें डिडक्ट करनी होगी। ये म्यूचुअल ओइंग हम क्रेडिटर्स और डेटर दोनों माइनस करेंगे। गुडविल पेड और ड्यू का डिफरेंस है। फिक्स्ड एसेट को हमने ऐड करके दिखा दिया। स्टॉक दोनों के ऐड करे, इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमने माइनस किया। डेटर्स दोनों के ऐड करे और इसमें से भी हमने म्यूचुअल ओइंग को डिडक्ट कर दिया। कैश हमने दोनों की ऐड करके दिखा दी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।
I hope this video will help you to understand the topic. And the remaining topic of this chapter I will cover in my next videos. लगाई नहीं रहा तेल वो दवाई ले आ जाके।